अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से, उस मालिक के नाम से प्रारंभ, जो बड़ा दयावान और कृपावान है। वॉइस ऑफ मानवता जो अमेरिका से संचालित होता है चैनल, उस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भीमा कोरेगांव युद्ध एक उन चंद युद्धों में से एक है जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास रचा और मुल्कों की तकदीर को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इनके विषय में जानते हैं, विशेषकर महाराष्ट्र के बाहर। इसी युद्ध की क्या वास्तविकता थी, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम थे, और उसे याद करने की आज आवश्यकता क्यों है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे माननीय अमोल मिटकरी साहब, जो कि विधायक है महाराष्ट्र सरकार के, असेंबली के, जाने माने बहुजन जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमारे मित्र भी है और बहुत अच्छे जो है वक्ता भी हैं। उसके बाद जो है हमसे जुड़े हैं आज माननीय सुभान अली साहब, जो टीपू सुल्तान ब्रिगेड के संस्थापक भी हैं और राजनीति में भी सक्रिय है। लेकिन उनकी जो पहचान है वो खास तौर से छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में एक वक्ता के रूप में है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के विषय में एक वक्ता के रूप में है। और उसके बाद जो है वो आप तो सभी जानते हैं माननीय मेघराज सिंह जी खालसा साहब, जो इसी चैनल के जो है डायरेक्टर हैं, पेंसिल्वानिया में रहते हैं, अमेरिका से जो है हमसे ज्वाइन हुए हैं। माननीय अंजुम इनामदार साहब, जो कि भीमा कोरेगांव और इस विवाद से जुड़े थे, लेकिन वो किसी कारणवश आज हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। माननीय दीपक गायकवाड़ साहब मुंबई से हैं, इंडियन सोशल मूवमेंट के बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उसके बाद हमसे जो है आज जुड़े हैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के जो है वो अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो रामचंद्र जी परमार साहब वामसेव से जुड़े हैं। तो आप सभी महानुभाव का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो रामचंद्र जी परमार साहब से ही शुरू करता हूँ। रामचंद्र जी, हमको बताइए कि भीमा कोरेगांव युद्ध का संक्षेप में इतिहास बताइए। रामचंद्र, धन्यवाद सर। मेरे भीमा कोरेगांव की बात एक हमारे गौरवशाली इतिहास हैं और हमारे जो महापुरुष जो कहा करते हैं कि वो जो इतिहास हमारे भीमा कोरेगांव का लोगों को पता नहीं था। ये एक 1818 की बात है, 1 जनवरी, और बहुत लंबी बात है। इसको थोड़ा कम समय में कुछ शब्द में बोलूँगा क्योंकि सब लोगों की बातें भी सुनना है, तो हो सकता है और अपनी अपनी बात रखेंगे। भीमा कोरेगांव एक पेशवाओं का राज था और वहाँ महार लोगों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा था। और जब कई सालों से, हजारों साल से हमारे समाज SC ST OBC और धर्म परिवर्तन लोग तो बाद में हुए थे। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम का आगमन हुआ था, उसके बाद में भारत में मुस्लिमों का कारवां मजबूत हुआ समानता की तरफ। थोड़ा ये भी बोल दिया। भीमा कोरेगांव एक इतिहास क्यों बना है कि वो बताया कि देश में पेशवाओं का राज इतना ताकतवर था और ज्यादा करके महाराष्ट्र में ज्यादा था, और वहां के लोगों को छूत के आधार पर रहने की व्यवस्था क्या थी उनकी, कि झाड़ू बंधा हुआ होना चाहिए, पीछे मटका गले में होना चाहिए, जमीन पे थूकना नहीं, अगर थूकोगे तो अपवित्र हो जाओगे, क्योंकि आपका थूक जमीन पे गिरने से किसी ब्राह्मण का पैर नहीं पड़ना चाहिए। पैर पड़ जाता है तो महापाप लगेगा, और ब्राह्मण थूकने से अगर देख लिया कि पैर गंदा हो गया तो उसको बहुत मारता था, इतना मारता कि वो मर जाए जब तक उसको छोड़ता नहीं था। ऐसी बहुत विडंबना पूरे हमारे लोगों के साथ में महाराष्ट्र में
ज्यादातर हुआ, और उसी वजह से एक देश के अंदर एक कहा जाए तो हमारा एक उज्जवल भविष्य की तरह जो आज भीमा कोरेगांव मतलब जो डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा जो इतिहास रचा गया संविधान, वो अंग्रेज शासन काल हमारे भारत में प्रवेश किया। और अंग्रेज ने जब शासन में यहाँ प्रवेश किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उनका बिजनेस आप सभी जानते हैं। तो वो उन लोगों ने क्या करा कि हमारे लोगों को नौकरी पर रखकर फौजी में भर्ती किया, रेलवे में भर्ती किया और उनको काम धंधा दिया। जब भीमा कोरेगांव की बात आई तो पानी का, भीमा एक नदी है और वहां पर उस पानी की वजह से भी परेशान थे, क्योंकि पेशवा लोग हमारे लोगों को पानी नहीं पीने देते थे, तालाब में नहीं जाने देते थे। ऐसी बहुत लंबी कहानी है उनकी। तो उसके बाद में जब अंग्रेज शासन काल में भर्ती हुए लोगों ने पेशवाओं के ऊपर आक्रमण करने की जब बात आई तो 30-60 हजार पेशवा जो उस किनारे पे खड़े थे और उन्हें कहा था कि हम युद्ध करना, इनको मारना है अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग इन पेशवाओं से युद्ध करोगे तो हमारे समाज जो लोग थे, बहुजन समाज के जो महापुरुष लोग थे, महार समाज जो बोला जाता है उसमें महार नहीं थे, महार तो सिर्फ बोला जा रहा है, महार समाज का नाम से प्रसिद्ध किया गया, जबकि महार में मुसलमान थे, घुमक्कड़ जाति के जो बंजारा समाज के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, आदिवासी लोग थे, महार लोग थे, यानी सारे लोग उसके अंदर शामिल थे, पर लेकिन महार का नाम दिया गया। ये इतिहास आप वहां जाके देख लेना, पूरा लिखा हुआ है, सभी के लोगों के नाम लिखे हैं, 5,500 लोगों के। तो ये जब युद्ध छिड़ने की बात आई तो हमारे इसके अंदर 500 लोग थे और अंग्रेज ने कहा कि वो 60,000 लोग हैं और आप 500 लोग हैं, आप कैसे लड़ोगे? तो हमारे महार समाज के लोगों ने, जिसमें एक सिद्धनाथ और एक नागनाथ 2 व्यक्ति थे, उनने कहा हम लड़ेंगे, हमें आपके माध्यम से आप लड़ने का मौका है और हमारे हजारों साल की जो अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो आज हम निकालेंगे, चाहे जिंदा रहे या मरे। तो उन लोगों ने अंग्रेजी के आदेश के बाद उनने कहा कि हम लड़ेंगे। तो बस इतना ही उनने कहा और उधर लोगों को पता चला कि युद्ध के लिए 500 लोग तैयार हैं, 60,000 पेशवाओं। जब उनने पूछा कि इसमें युद्ध में कौन कौन लोग शरीक हैं 500 लोगों में, तो उनको खबर मिली कि 2 लोग उसके अंदर हैं, एक सिद्धनाथ और एक नागनाथ। बस उन दोनों का नाम सुनते ही 30,000 लोग भाग गए। सोचना इस बात को, नाम से 30,000 पेशवा भाग गए, बचे 30,000। अब 30,000 लोग बचे तो उन लोगों ने क्या कहा कि अब 30 बचे, 500 लोग हैं, तो 500 लोगों के अंदर फिर उनने बिगुल बजाया युद्ध का, और जैसे ही बिगुल बजाया उसमें 2,000 पेशवा फिर भाग गए, यानी इनकी भेसे बचे वहां पर 28,000 पेशवा। 28,000 पेशवाओं के और 500 महारों के बीच में जब युद्ध छिड़ा तो 24 घंटे भी नहीं लगे सर, और 24 घंटे के अंदर एक एक आदमी ने 56 लोगों को गाजर मूली की तरह काटकर फेंक दिया, यानी एक व्यक्ति 56 लोगों को मारा उनने। और गुरु हमारे उन लोगों के अंदर तो भावना इतनी ये भरी हुई थी कुटी कुटी की हमारे देश में हमारे लोगों के साथ कितना नाइंसाफी ये लोग करते हैं, 5,000 साल से हमारे लोग झेलते आ रहे हैं। तो वो गुस्सा भी उन लोगों ने निकाला और पेशवाओं को राज को वहां पर उनने 1 जनवरी 1818 को छज्ज कर दिया और पेशवाओं को वहां पराजित होना पड़ा। ये यहाँ तक मैं बात कहता हूँ, आगे की बात और भी हमारे साथी हैं बोलेंगे, क्योंकि पूरी बात रखने में फिर मैं ही रह जाऊंगा। तो मेरा जी बहुत बहुत जी रामचंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे जो है वो माननीय दीपक गायकवाड़ साहब भी जुड़ चुके हैं, मुंबई से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। हमें संक्षेप में बताइए कि एक्चुअली ये विवाद था क्या? सिद्धनाथ जो सेनापति सिद्धनाथ थे जो महार रेजिमेंट के, और पेशवा का एक्चुअली विवाद क्या था? क्योंकि इस विषय में कहा यह जाता है कि साहब
पेशवा जो है भारतीय थे, अंग्रेज तो जो है वो विदेशी थे, और एक विदेशी सेना में रहकर अपने से लड़ना, तो कई लोग जो है सोशल मीडिया पर गद्दार भी जो है वो कह देते हैं वगैरह ये सारी चीजें। हालांकि वो केसरी फिल्म के अंदर जो रहते हैं अफगानियों से जो लड़ते हैं वो भी अंग्रेजी सेना में रहते हैं। जो टीपू सुल्तान से जो पेशवा ने लड़ा तो वो भी अंग्रेजों का साथ लेकर ही लड़ा। तो ये इस विवाद के विषय में आप बताइए कि इशू क्या था, हिंदी में बताइए प्लीज संक्षेप। जय भीम, जय संविधान सभी साथियों को। मैं तो पहले उस्मान भाई, मैं पहले आप सभी को ये बधाई देना चाहूँगा, खास करके वॉइस ऑफ मानवता इस हमारे चैनल को पहले बधाई देता हूँ। आपकी सभी टीम को, हमारे सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 जनवरी भीमा कोरेगांव इस संवेदन विषय पर ये चर्चा सत्र आयोजित किया है। आज के मेरे पहले जिन मान्यवरों ने यहाँ पे बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है। भीमा कोरेगांव युद्ध का संक्षेप इतिहास ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हत्या की गई 3 अप्रैल 1680 में, उसके बाद 1689 में संभाजी राजे की हत्या की गई, और संभाजी राजे की हत्या करने के बाद ब्राह्मण मराठा सल्तनत पे हावी हो गए और उन्होंने अपने कब्जे में सल्तनत ली, जिनको राज्यकर्ताओं को बोला गया पेशवा। ये पेशवा जो है ये मराठों का राज्य नहीं था, बाद में पेशवाओं ने ये राज्य हस्तगत करके संपूर्ण बहुजन समाज को गुलाम किस तरह रखा जाए इस तरह की योजनाएं बनाई। तो पहले हमें मन से निकाल डालना चाहिए कि जो 1 जनवरी 1818 में युद्ध हुआ वो मराठों के खिलाफ हुआ, मराठों के खिलाफ नहीं हुआ, वो ब्राह्मणों के खिलाफ हुआ, और ब्राह्मण के अन्याय अत्याचारी राज्य के खिलाफ हुआ, जिसमें जातीयता अत्यंत घृणावस्था में थी। आम आदमी को, जो शूद्र और अतिशूद्र थे, उनको 2 वक्त का खाना छोड़िए लेकिन इंसानियत की तरह कोई भी किसी भी तरह की उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो पहली बात ये है। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठाशाही 4 अलग अलग विभिन्न अंगों में बट गई थी, जिसमें नागपुर के भोसले थे, इंदौर के होळकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और पुणे के पेशवा थे। ऐसे 4 अलग अलग भागों में इनको विभाजित किया गया था। और इसमें से जो इंदौर के होळकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और नागपुर के भोसले थे, उनको अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल कर दिया था। और पेशवा जो अलग था, तो पेशवा का महसूल की वजह से, मतलब जिसको अपन टैक्स कहते हैं, वो टैक्स कलेक्शन की वजह से उनका और बड़ौदा के गायकवाड़ों का विवाद हो गया। तो उसमें इंटरफेयर करने के लिए पेशवाओं ने अंग्रेजों को आमंत्रित किया, और बाद में अंग्रेजों ने वो दोनों में जो एक प्रकार का सबमिटमेंट किया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद पेशवाओं का राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने अपने ऊपर जोड़ लिया, और उसके ऊपर से अंग्रेज और पेशवाओं में युद्ध हुआ। ये इसका एक संक्षिप्त इतिहास था। और युद्ध का मुख्य जो लड़ने वाले थे, जो बॉम्बे इन्फेंट्री जो आर्मी थी, उसके 500 महार बटालियन के जवान, ये 500 महार बटालियन के जवान इसमें शामिल हुए। जवान कुछ उसमें के अलग अलग जातियों के थे, केवल महार ही नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से वर्ल्ड कप, अगर 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव जीतता है तो कपिल देव की टीम कहलाई जाती है, उसी प्रकार जो नेतृत्व करता है उसकी टीम कहलाई जाती है। वैसी वो महार रेजिमेंट थी, जिन्होंने अपने शहीद बहुजनों पे जो अन्याय अत्याचार किया था उससे पीड़ित होकर इनसे मुकाबला किया। ये मुख्य संक्षिप्त इतिहास था भीमा कोरेगांव युद्ध का। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि भीमा कोरेगांव में जो पेशवाओं की पूरा जो युद्ध के सैनिक थे, उनकी संख्या थी 20,000 घोड़सवार थे पेशवाओं के पास, और 8,000 पैदल चलने वाले सैनिक थे। कुल मिला के 28,000 सैनिक थे। उनके खिलाफ जो बॉम्बे इन्फेंट्री आर्मी जो थी, जिसके 500 महार रेजिमेंट के सैनिक और 334 अलग अलग सैनिक, ऐसे 834 सैनिक थे। उसमें के महार सैनिकों ने अपने ऊपर हुए, अपने पीड़ित लोगों के ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला लेने के लिए, और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजा की जिस प्रकार से क्रूर हत्या की गई, उनका लोकशाहीवादी एक गणतंत्र स्वराज्य जो ब्राह्मणों ने नेस्तनाबूद किया था, तो उसका बदला लेने के लिए और फिर से
बहुजनों का राज्य लाने के लिए जो वे इतने ताकत से लड़े कि 28,000 सैनिक वहां परास्त हो गए। और उस दिन से भारत में एक कहावत प्रचलित हुई जिसको मराठी में कहते हैं तुझा सरके 56 न बघितले, अंग्रेजी में कहते तेरे जैसे 56 देखे। इसका मतलब ये होता है आज भी आप 28,000 डिवाइडेड 500 करोगे तो इज इक्वल टू 56 आता है। मतलब महार रेजिमेंट का एक व्यक्ति ये पेशवाओं के 56 व्यक्तियों को भारी पड़ा। ये उसका इतिहास था। और उसके परिणाम ये हुए कि अंग्रेजों को ये पता चला कि इस तरह की दर्दनाक यहाँ पे जातीयता है, यहाँ पे लोगों को खाना नहीं दिया जाता है, यहाँ पर लोगों को सामाजिक एकता नहीं सिखाई जाती है, यहाँ पे लोगों को बंधुत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ पे उनको न्याय नहीं मिलता है, उनकी शिक्षा नहीं मिलती है। तो इसके लिए फिर अंग्रेजों ने कुछ शिक्षा के केंद्र खोले, कुछ आरोग्य के केंद्र खोले, जिसके चलते हुए ये 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का विजय ये मुख्य फाउंडेशन है क्रांतिबा ज्योतिबा फुले के आगे के शिक्षित जन आंदोलन का। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये खास करके फाउंडेशन है। उसके बाद जो इस देश में जन प्रबोधन हुआ उस जन प्रबोधन का, और वहाँ से लेके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत में समग्र जो क्रांति की और संविधान जो इस देश को अर्पित किया उसका फाउंडेशन और उसका मुख्य कारण 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव युद्ध है। अब हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि भीमा कोरेगांव युद्ध को इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है, और वहाँ पर लड़े हुए 500 महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों को अलग अलग तरह से उनका विडंबन करके उनको गद्दार क्यों कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है, संवेदनशील इसलिए कहा जाता है कि उन 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को परास्त किया, जिससे खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 25 दिसंबर 1927 में महाड़ में गए थे तब उन्होंने अपने लोगों को, अपने अनुयायी को, इस देश के बहुजन समाज को कहा कि तुम भीड़ बेकरे नहीं हो, जाकर अपना इतिहास देख लो पूना में, जहाँ पे पूना में भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों ने 75 फीट हाइट का एक स्मृति स्तंभ बनाया है जिसके नीचे आपके पूर्वजों के नाम लिखे गए हैं, जो भीड़ बकरे नहीं थे, आप शेर की औलाद हो। ये बाबा साहब ने खुद कहा था। इतना बड़ा प्रेरणा भीमा कोरेगांव से मिलती है। उसके लिए वो प्रेरणा स्थान बहुजनों के दिमाग में न जाए, बहुजन प्रेरणा से जागरूक होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ न लड़े, इसके लिए अधिक संवेदनशील भीमा कोरेगांव को बनाया जाता है और महार रेजिमेंट को बदनाम किया जाता है। ये मुख्य कारण है। और आज हमें पूरे बहुजन समाज, इसमें कोई एक जाति एक धर्म का व्यक्ति नहीं है, हमारे देश में अनेक बोली भाषाएं बोली जाती है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार की जाति है और अनेक प्रकार के भौगोलिक परंपराएं हैं और उनकी विविधताएं है। इन सभी विविधताओं में एकता अखंडता बनाए रखकर हमारे देश के संविधान ने जो चाहा है कि न्याय, स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज निर्माण करने के लिए हमें हमारे बहुजन समाज को जागरूक करना होगा। आज हमारा भारत देश एक अत्यंत कठिन मोड़ पर है, जहाँ पर जिस प्रकार एक महान व्यक्ति की एक शेर है, वे कहते हैं जो डरे, जो लड़े, जो कटे वो तो शहीद हो गए, किंतु जो डरे, जो झुके वो आज वजीर आजम बन गए हैं। ये आज के भारत का वर्तमान है जो भारत के अखंडता के लिए घातक है, हमारे सभी जाति सभी धर्म के लिए घातक है। इसलिए हमें आज भी भीमा कोरेगांव का युद्ध से प्रेरणा लेके सही इतिहास लोगों तक बताना चाहिए। और इसीलिए मैं फिर से एक बार उस्मान भाई, मेघराज सिंह भाई और सभी वॉइस ऑफ मानवता के सभी सहकारी और आज इस चर्चा सत्र में जितने मान्यवर उपस्थित हुए हैं, जितने महानुभाव आप यहाँ पर उपस्थित है, उन सभीयों का हमारे दक्षिण मुंबईकर समिति के द्वारा मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं और यहीं पर रुकता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जी दीपक वानी अली साहब, ये बात तो बिल्कुल हमारे रामचंद्र जी परमार साहब ने ये कही है कि जो महार रेजिमेंट है उसके अंदर मुसलमान भी थे। एक्चुअली रेजिमेंट्स के नाम होते हैं, जैसा गोरखा रेजिमेंट है लेकिन उसके जो चीफ थे वो गुजरात के थे, गुजराती थे, गोरखा नहीं थे।
तो ये तो एक नाम रखे गए रेजिमेंट पे, लेकिन उसमें सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। और उन्होंने ये जो जंग लड़ी है, इनके विषय में संक्षेप में इतिहास से बताइए जी सुभान अली साहब। सब में पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता इस न्यूज चैनल का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने ऐतिहासिक विषय में मुझे यहाँ निमंत्रित किया, और हमारे बड़े भाई नौशाद उस्मान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आपने जो सवाल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि भीमा कोरेगांव इस जंग के ताल्लुक से जो लोगों के अंदर अज्ञानता और संभ्रम है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक पार्श्वभूमि की जरूरत है। जैसा दीपक गायकवाड़ साहब, मैं आप तक आ रहा हूं, जब तक कि मैं सुभान अली साहब से जी सुभान अली साहब कंटिन्यू कीजिए। हमारे गेस्ट परमार जी ने जो कहा कि पेशवाई और पेशवाओं के राज में महार जाति पे यानी दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था, अब सवाल ये है कि पेशवाओं का राज आया कैसे, जबकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के लोक कल्याणकारी राज्य के ताल्लुक से पूरे दुनिया में एक आदर्श शासन व्यवस्था के तौर पे देखा जाता है। तो इस पे हमें देखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में हुआ, 1680 में उनके साथ साजिशें रची गई। उनके देहांत के पश्चात छत्रपति संभाजी महाराज, वो 1689 तक उनका शासनकाल रहा। उसके बाद जो है पेशवाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका साजिश करके षड्यंत्र करके कत्ल किया। उसके बाद अपनी हुकूमत, यानी पेशवा इस शब्द का अर्थ जो है वो प्रधान है, यानी ये अपने नाम के अंदर ही ये बता रहे हैं कि हम प्रधान रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो। मुगलों के काल में भी ये प्रधान थे। ये अष्ट प्रधान मंडल जो है, ये नवरत्न जो है, ये वहीं से आया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासन काल था वो लोक कल्याणकारी शासन काल था। फिर अचानक ये पेशवाओं का शासन काल जो आ गया, जिसमें महार जाति के लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा था। इस पे हमें देखना है कि शिवाजी महाराज का शासन काल जो था वो उनकी शासन व्यवस्था शिव शक्ति से चलती थी। बाद में पेशवाओं ने इनके पश्चात पेशवाई जो लागू की वो मनुस्मृति पे आधारित थी, और मनुस्मृति पे आधारित वो शूद्र अति शूद्रों पे अन्य अत्याचार करते थे। अब ये जो जंग की बात चल रही, इनके साथ 3 जंग हो चुके। अंग्रेजों के पेशवाओं के साथ ये पहली जंग नहीं थी, ये तीसरी जंग थी। पहली जंग खड़की की हुई, फिर उसके बाद एरवड़ा की हुई, फिर ये तीसरी जंग थी। और ये बाजीराव जो है 16 नवंबर से भागते फिर रहे थे। यानी ये जंग जो थी पेशवाओं की और अंग्रेजों की, ये हुकूमत के लिए जंग थी। लेकिन पेशवा इसमें इसलिए हारे कि उनके अंदर भी जो थी खाना जंगी थी, नाना फडणवीस और बाजीराव की नहीं जमती थी आपस में। अब आपने जो सवाल उपस्थित किया था कि क्या विदेशी के खिलाफ ये स्वदेशियों की जंग थी, तो ऐसा हरगिज नहीं था। यहाँ पेशवा जो है वो भी भारत के मूल निवासी नहीं है, अंग्रेज भी भारत के मूल निवासी नहीं है। ये पेशवा, निजाम और अंग्रेज, ये तीनों ने मिलकर आपने बताया कि टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग की, एग्रीमेंट किया, इत्तेहाद करके टीपू सुल्तान को शहीद किया। उस वक्त टीपू सुल्तान ने कोशिश की थी निजाम और पेशवा के साथ अलायंस करने की, जब इन्होंने उससे इनकार करके अंग्रेजों से अलायंस किया। क्या जब टीपू सुल्तान स्वदेशी नहीं थे? यानी स्वदेशी की जो बात यहाँ लिखी जा रही है ये झूठ है। ये सत्ता के लिए लड़ रहे थे और ये हमेशा अंग्रेजों के वफादार थे। भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद भी ये पूरे पेशवा अंग्रेजों के पेंशनर थे। यानी अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते तो फिर वो पेंशन क्यों लेते अंग्रेजों की? अब रही बात कि उस रेजिमेंट के अंदर महार जाति के लोग ज्यादा थे, अक्सर थे, ये बात सच है। लेकिन वो महार लोगों का रेजिमेंट नहीं था। उसमें तोपखाना में जो 5 लोग थे, उसमें शेख अहमद एक थे और उसमें जमाला बोल के एक मुस्लिम है, ये थे। यानी 5 में 2 तो तोपखाना प्रमुख जो थे वो मुस्लिम थे। यानी इनकी जो लड़ाई थी, हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि इतना गुस्सा क्यों था इनमें। वो इसलिए था कि पेशवाओं का जो शासन काल था, उस शासन काल में दलितों के साथ इनका व्यवहार क्या था। तो दलितों के साथ मनुस्मृति पे आधारित जो समाज व्यवस्था इन्होंने निर्माण की थी,
उसमें दलितों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, मानव अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इतना प्रताड़ित किया गया था कि उस जमीन पर वो चल नहीं सकते थे, उनके कदम अपवित्र समझे जाते थे, यहाँ तक कि वो अपनी थूक उस धरती पर नहीं थूक सकते थे। वो अपने गले में उनके मटका बांधा था कि उसमें उनकी थूक गिरना चाहिए, उनके कदम के निशान को अपवित्र समझा जाता था, इसलिए कमर को झाड़ू बांधा जाता था कि वो कदम के निशान मिट जाए। इतना अपमानजनक जीवन वो जी रहे थे। अब इसके खिलाफ, इस समाज व्यवस्था के खिलाफ उनको लड़ने के लिए मौके की जरूरत थी, जो मौका इस तीसरे अंग्रेज और पेशवाओं की जंग ने उन्हें फराहम किया। ये असल उसके पीछे की वजह है कि उनको मौका मिला कि आत्मसम्मान के लिए, अपने समाज के स्वतंत्रता के लिए उनको अगर जंग लड़नी है इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो ये जंग का मौका अंग्रेजों के तरफ से इनको मिला, इसलिए वो जंग में शामिल हुए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो पहले पेशवाओं के पास गए, कहा कि हम आपके साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। एक सीधी सी स्वाभाविक बात है कि जो लोग उनको अपना नहीं समझते, उनको अतिशूद्र समझते हैं, अस्पृश्य समझते हैं, अछूत समझते हैं, वो उनके तरफ क्यों जाएंगे? अगर वो उनको अपना समझते तो उन पर अन्याय नहीं होता था। अब इसमें हमें ये बात देखना है कि ये जो लड़ाई थी, भीमा कोरेगांव की लड़ाई, ये लड़ाई आत्मसम्मान के लिए थी, ये स्वतंत्रता के लिए थी। तो विदेशी शासक सत्ता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के मूल निवासी जो हमारे भारतीय भाई है, वो आत्मसम्मान के लिए, अपनी आजादी के लिए और इस मातृभूमि को वर्ण व्यवस्था आधारित इस पेशवाई से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। तो ये जो लड़ाई है भीमा कोरेगांव की, मैं ये समझता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को जिसने छल कपट से, धोखे से हथियाया था, उस पेशवाओं को खत्म करने के लिए, उनकी व्यवस्था खत्म करने के लिए ये एक यहाँ के मूल निवासी लोगों का उनके खिलाफ एक बगावत थी। अंग्रेजों के रूप में उन्हें इस मौके का समझो मिला और उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद में 1 जनवरी 1818 में पेशवाई खत्म करके छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के दुश्मनों का बदला लिया। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत सही बात कही सुभान अली साहब ने। इसमें समझ में आया कि 2 विदेशियों में से किसी एक विदेशी का साथ लेकर दूसरे विदेशी के खिलाफ युद्ध, एक वाक्य में कहूं तो जैसे कि हुतात्मा टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके लिए फ्रांस से भी उन्होंने साथ लिया था, नेपोलियन का उस वक्त। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय जो है राजनीति का भाग होता है। एक्चुअली राष्ट्रवाद, प्रांतवाद और जातिवाद में उलझे हुए लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बहुत कम समझ रहती है, लेकिन ये जो है समझना बहुत जरूरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो भाई नौशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद, आपने प्रोग्राम रखा। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देखो इसमें इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भाई साहब बता रहे हैं, इतिहास बताया इन्होंने, तो ये बहुत मेरे लिए भी नई जानकारी है, तो इसके लिए आपका मैं शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। नंबर दूसरी बात है, रामचंद्र भरमार जी कह रहे थे एक बात स्टार्टिंग में कही थी उन्होंने, जो कन्वर्टेड लोग हैं, तो मैं उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। जो भी भारत में मतलब जो शूद्रों से निकले हुए लोग हैं, जो बने हैं, मतलब धर्म को अपनाए, उनको कन्वर्टेड नहीं कह सकते उनको। वो पहले अधर्मी थे, बाद में धर्मी बने हैं। अगर कोई मुसलमान बना, वो धर्म अपना, वो पहले अधर्मी थे। अगर वो सिख बने हैं तो वो पहले अधर्मी थे। अगर हमने पहले भी कहा था कि हम ये गारंटी के साथ में कहते हैं कि वो अधर्मी थे, गुलाम थे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो धर्म के मसले पर आप डिबेट कर सकते हैं। वो कोई भी अगर मतलब एक नहीं 1000 बंदे आ जाए हमारे सामने डिबेट करने के लिए, कोई साबित करके दिखाए कि शूद्र जो थे वो धर्मी थे, जिनके हक हकूक सब कुछ छीन रखे हैं, वो धर्मी कैसे हो सकते हैं? तो जो लोग गुलाम थे, गुलामों ने धर्म को अपनाया है, ना कि वो कन्वर्टेड हुए हैं, नहीं ऐसे गुलामी के गटर से बाहर निकले हैं और आजादी की जिंदगी जिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, और ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास है हमारा, जो मूल निवासियों का इतिहास है, एक गौरवशाली है। इसको हमारे जो खून जो है ना ठंडा पड़ गया है, क्योंकि आज जो जितना जो चल रहा है सारा कुछ भारत के अंदर, हर एक चीज लूटी जा रही है, चारों तरफ अत्याचार चल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं को हम जागे नहीं, अभी सो ही रहे हैं, तो जागने की जरूरत है। और ये इतिहास जो दोबारा मेरे ख्याल जो चल रहा है उसके शिक्षा लेने की जरूरत है। अरे सिख धर्म में इतिहास, जो सिख धर्म में मुस्लिम धर्म जो होने वाले, कोई भी किसी का हिस्सा नहीं है, अपने दम पर है ये। तो ऐसा मुसलमानों को बार बहुत सारे को समझाया जाए, ये भी हिंदू मुस्लिम बहुत सारे जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो बोलते हैं, जैसे एक डॉक्टर जाकिर नायक है, क्योंकि पहले हम हिंदू थे,
अरे भाई हिंदू मुसलमान हम गारंटी के साथ में कहते हैं 5000 साल नहीं 5 करोड़ साल पहले भी चले जाए ना, अभी हिंदू नहीं थे वो। तो ये जो चीजें चल रही है तो इतिहास को मतलब थोड़ा जो देख करके इसको चले और इससे जो चल रहा है इतिहास जो उससे शिक्षा ले करके आने वाले जो टाइम को संभाले, ताकि ये जो दानव घूम रहा है, जात पात का राक्षस घूम रहा है, जो इंसान को खा रहा है, इससे हमेशा के लिए भारत को बचाया जा सके और हमेशा भारत को जो है खुशहाली की ओर ले जाया जा सके। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया। जी मेघराज सिंह जी की बात को संक्षेप में कहूं तो पहले हम धर्म विहीन थे, बाद में ईमान वाले बने। ये एक बात थी कि हमको धर्म था ही नहीं, गुलामों को क्या धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस विषय में मैं रामचंद्र जी परमार साहब से पूछना चाहूंगा कि इसके परिणाम क्या हुए, और उसमें आज जो भीमा कोरेगांव को लेकर एक पिछले कुछ वर्ष पहले जो विवाद खड़ा कर दिया एल्गार परिषद को लेकर, और वहां पर पथराव हुआ और बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट भी और वहां पर जाने से तक कुछ लोगों को मना कर दिया, बल्कि आज भी जो है वहां पर कुछ लोगों को नोटिस आई है, और हम तो जुड़े नहीं है, अंजुम इनामदार साहब, उनको भी नोटिस आई कि वह वहां न जाए। तो इतना संवेदनशील क्यों बहुजनों की चीजों को बना दिया जाता है, ये बताइए। जो 200 साल पूरे होने के लिए 2018 1 तारीख को 200 साल पूरे हुए थे भीमा कोरेगांव महायुद्ध को। तब मैं वहां उपस्थित हुआ था, मैं स्वयं गया था। 15 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि वहां पर मिलियन एक बोटे के जो कुछ मनुवादी लोग जो है पेशवा, वो आज भी उनमें वही क्रूरता भरी हुई है कि हमारे लोगों को उत्साहित नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो उनने जानबूझकर वहां पर पत्थर फेंके, कारों में आग लगाई। ये हम वहां पर खुद उपस्थित थे, ये देखा, ताकि वो इस कार्यक्रम को भंग कर सके। 200 साल के उपलक्ष्य में वहां पर भीमा कोरेगांव में इतने लोग उपस्थित हुए थे मूल निवासी भारत के कि वहां पे जगह नहीं थी, और चारों तरफ रास्ते जाम कर दिए गए थे। और इधर इनने ये पथराव पूरा प्लानिंग के तहत ये किया गया था। और अभी जो नोटिस वगैरह देना, ये चलना, ये तो उनका काम चलता रहता है, पर लेकिन हमारे काम बंद नहीं होते हैं। अभी भी वहां पर कार्यक्रम अपने बामशिप का चल रहा है, मेसराम साहब भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ले रहे हैं, और बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन क्या है, देखिए, अब आपने जो बात कही तो उसपे सीधी सी बात है कि ये लोग जो पेशवा जो लोग पहले बोला जाता, आज इनको ब्राह्मण बोलते हैं, मनुवादी बोलते हैं। इनको हमारे महापुरुषों का इतिहास से भी इनको तकलीफ है। मुसलमान इस देश में कन्वर्ट जो बताया गया है कि जो धर्म परिवर्तन किया गया समानता की जिंदगी जीने के लिए, तो उनके भी ऊपर आक्रमण करते हैं, गीते तोड़ते हैं और उनको भी टारगेट बनाने का काम करते हैं। जो भारत का जो चमार समाज बोला जाता है, वो वाकई में बुद्धिस्ट हैं, वो भी अपने गौतम बुद्ध के विचारों पे चलते और उनका कहा मानते हैं। वो भी समानता अंदर है उनके विचारधारा, ताकि उनको पता ना चले, ज्यादा उनको पीटा जाता है, ज्यादा उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, क्योंकि उन्हें पता ना चले कि ये लोग कौन हैं। उनकी याददाश्त को खत्म करने के लिए प्रताड़ित करते थे, ताकि वो उसी में जीवन जिए और मर जाए। ऐसे हर जगह ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे ही लोगों के ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं? इसका ही कारण है कि इनने सत्ता पे पहले भी कब्जा था और अभी भी कब्जा है। बस इनके कब्जे को हमको हटाना है। और जब तक मैंने सबसे पहले हमारे मेघराज साहब ने कहा था, तो चर्चा चली थी, शायद कुछ लोग जुड़े नहीं होंगे, तो उसमें सीधी सी बात है कि इस देश में आज हमको बैठकर चर्चा करने का कारण ही क्यों है? कारण ये है क्योंकि ये लोग हमारे देश में सत्ता पे कब्जा कर रखा है। जैसे कि एक हमारे राज्य अधिवेशन हुआ था, मैं बोल कर वहां थोड़ा याद दिला दूं, तो वहां पर मैंने 2017 में कहा था कि ये लोग, उसमें लिखा है हमारे इसी किसी भी वक्त हम लोग लिखते हैं कि संघर्ष, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसा लिखा जाता है। इस बात को थोड़ा हट के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है। तो उन ब्राह्मण जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, वो पहले से शिक्षित तो थे और वो संगठित भी थे। ये दोनों चीजें उनकी, जब भी तो भारत में 5000 साल से राज कर रहे हैं, और हमारे अंदर क्या है कि विडंबना पैदा करके टुकड़े कर दिए। तो हम आपस में ही लड़ते हैं, उनसे लड़ते नहीं।
तो ये लिखा हुआ उसमें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सबसे पहले बाबा साहब ने जो लिखा था वो उनने उस पर कब्जा कर, तो उन लोगों को, वो जो ब्राह्मणवादी लोग शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं, और अब वो आपसी आप पर आक्रमण नहीं करते, हमारे लोगों से करवाते, पर लेकिन वो 60-65 साल जो भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उनने 65 साल में जब सत्ता में थे तो 65 साल में मनुवादी अपनी अपनी बड़े बड़े ओहदे पर बिठाने का काम किया, जिसमें कांग्रेस ने भी वहां पर मदद की। तो आज वो पूरे भारत के बड़े ओहदे पर, बड़े पोस्टिंग पर वो मनुवादी लोग बैठे हैं और हमारे लोग नीचे काम करते हैं। अब सत्ता उनके हाथ में हो गई, सत्ता उनके हाथ में चली। जी रामचंद्र जी, आपका जो है वो संपर्क थोड़ा हमसे टूट गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। जी आपकी आवाज कट गई है, मैं दोबारा से आऊंगा। और इस विषय में मैं सुभान अली साहब से भी पूछना चाहूंगा कि इसके परिणाम क्या हुए, और आज जो इतना वहां पर भीमा कोरेगांव को जो संवेदनशील बना दिया गया है उसके विषय में कुछ बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना सकते। अब ये भीमा कोरेगांव की जो जंग है वो हमारा इतिहास है। अगर वो इतिहास हम जान जाएंगे तो हमारा इतिहास बन जाएगा। तो इसलिए इसके पीछे साजिशन, इस इतिहास को छुपाया गया। दूसरी बात, इसके परिणाम क्या हुए भीमा कोरेगांव जंग के, तो उसके परिणाम ये हुए कि वर्ण व्यवस्था पे आधारित, मनुस्मृति पे आधारित पेशवाओं का जो राज्य व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने सिर्फ सातारा का जो संस्थान है वो पद बहाल किया और पेशवाई की पद को खत्म कर डाला। अब पेशवाई की नियंत्रण वाली शासन व्यवस्था खत्म होने से दलितों पे जो अत्याचार हो रहे थे वो बंद हो गए, और बाद में के काल में महात्मा फुले जी जैसे क्रांतिकारी का जो जन्म हुआ और वो शिक्षा का आंदोलन चला सके, इसके पीछे भीमा कोरेगांव इस जंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पेशवाई खत्म नहीं होती, अगर पेशवाओं का काल होता, पेशवाओं के शासन काल में महात्मा फुले शिक्षा का आंदोलन कैसे चला? तो ये जो भीमा कोरेगांव का युद्ध है, हम ये समझते हैं कि महात्मा फुले जी और सावित्री माता फुले जी और फातिमा माता शेख जी के शैक्षणिक आंदोलन के लिए सरजमीन बनाने का काम ये भीमा कोरेगांव की जंग ने किया है। और भीमा कोरेगांव जंग जो है पेशवाओं का अंत करने वाले ये बहुत बड़ी घटना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिणाम ये हुए, पेशवाओं का अंत होगा। इसके परिणाम, और वहां पर नहीं जाने देने की वजह यह है कि बहुजन समाज अपने इतिहासों को अगर जानेगा तो उसे समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों के कातिल कौन है, दुश्मन कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को छला है और उनके स्वराज को बर्बाद किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज सत्पुरुष है और बहुत कुर्बानियों से उन्होंने स्वराज को कायम किया, लेकिन पेशवाओं ने स्वराज को बर्बाद कर दिया। तो भीमा कोरेगांव को 1 जनवरी को नहीं आने देने की पीछे की वजह यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये बात, पेशवाओं ने स्वराज को खत्म कर दिया, ये इतिहास अगर हमको फिर से मालूम हो जाएगा और हमें अभिमान होगा कि हमारे पूर्वजों ने भीमा कोरेगांव के जंग में शिवाजी महाराज के स्वराज को बर्बाद करने वाले पेशवाओं को सबक सिखाकर उसका बदला ले लिया, आने वाली नस्लों को ये अगर इतिहास मालूम हो जाएगा तो उसके बाद जो ये लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए से फिर से पेशवाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि सब में बड़ी वजह इसके पीछे ये है। एक्चुअली हमारे जो महापुरुष थे, चाहे वो बहुजन हो या मुस्लिम हो, वो युद्ध नहीं चाहते थे, वो बेसिकली बहुत ही शांति प्रिय, लेकिन लोगों ने उन पर युद्ध थोपा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में 82 युद्ध उनको लड़ने पड़े अपने जीवन काल में, और 82 युद्धों में जो कैजुअलिटी हुई है, जो लोग मरे हैं, वो सिर्फ 1018, और जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं सिर्फ 900-950 के आसपास कुछ लोग मरे। यानी कि अगर से उसको डिवाइड किया जाए 82 से, तो हर एक युद्ध में 9 या 10 लोग मरे। मतलब इतना महापुरुषों ने ख्याल रखा है, किसी की जान लेना नहीं चाहते।
लेकिन अगर से सामने वाला ही अगर से हथियार लेकर आ जाए और कमर को झाड़ू बांधे, गांव के बाहर रहने को मजबूर करे, गले में मटका बांधे, तो फिर क्या किया जा सकता है। यही परिस्थिति थी अरबस्तान। वहां पर जो निग्रो जाति के लोग थे, जो हबशी जिनको कहा जाता था, उनको गुलाम बनाकर जानवरों की तरह, जैसा गाय बैल बेचते, भैंस बेचते, वैसा बाजार भरता था गुलामों, और उनको बेचा जाता था, उनको जमीन पर बिठाया जाता था। उनको जो है जो मूलभूत अधिकार थे, मानव अधिकार, उनसे उनको वंचित रखा जाता था। ऐसे लोगों से जो युद्ध में बाद में किया गया, बद्र का युद्ध कहा जाता है, बद्र एक जगह है वहां पर अरबस्तान में, वहां पर उमैया नाम का वो पुरोहितवादी मिला, और वो एक गुलाम जाति के थे, बिलाल, आदरणीय बिलाल। उन्होंने एक जो है भाला लिया, एक जो है वो नेजा लिया, और जोर से उमैया को मारा, और उमैया नीचे गिर पड़ा। वो एक आदिवासी समाज के आदमी ने लिया हुआ बदला था, जो उमैया को मारा, और बद्र के अंदर जो है वो विजय प्राप्त किया। वो अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक चिड़िया को उसके बच्चे के लिए तड़पता देखकर जो है कहा कि इसके बच्चों को छोड़ दो, जो शत्रु के इंसान तो इंसान, वो जो सन्यासी लोग जिनको भिक्खु बोलते थे, उन पर हाथ उठाने से मना किया, बीमार से मना किया, और जो पेड़ पौधे तक की तोड़ने से मना किया, उनको मजबूरन हाथ पे तलवार लेना पड़ा। तो ये तो जो है वो इतिहास रहा है महापुरुषों का, कि मजबूरन उनको हाथ में जो है हथियार उठाना पड़ा, वरना जो है हम तो शांति के जो है वो धरोहर थे। बहुत सारी चीजें बयान करना था, लेकिन अभी कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। फिर कभी इस विषय पर हम बात करेंगे। तो मैं मेघराज सिंह जी के अनुमति से जो है वो इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हो रामचंद्र जी परमार साहब का, सुभान अली साहब का, और दीपक गायकवाड़ साहब। आपको बहुत हम सुनना चाहते थे, बहुत नॉलेज है आपको, लेकिन आपकी आवाज के कारण हम आपको सुन नहीं सके। फिर कभी हम जो है ज्वाइन करेंगे इससे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज सिंह जी खालसा साहब, आपने जो है इस चैनल को चलाया और इस विषय पर वार्ता रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी महानुभावों का। इस वीडियो को हमने फेसबुक पेज पर रखा है, वॉइस ऑफ मानवता। ये वैसा ही रहेगा, फिर से आप उसको देख सकते हैं। इसकी लिंक आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है पैगाम पहुंचाइए, क्योंकि ये बात मालूम होना बहुत जरूरी है कि भीमा कोरेगांव युद्ध क्यों हुआ था और उसे जानना आज क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।